नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजपूत प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजपूत प्रशासन के तहत हम बात करते हैं सामंतों से ली जाने वाली सेवाएँ और शुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लासों में बात की थी किस तरीके से सैनिक सेवाएं जो राजपूत शासकों के द्वारा जो अपने सामंतों से ली जाती थी, सामंतीय प्रणाली और व्यवस्था के बारे में हमने जिक्र किया था। किस तरीके से ये जो ढांचा हमें देखने को मिलता है सामंतीय व्यवस्था का, जिसके तहत सैनिक सेवाएं अपने सामंतों से शासकों के द्वारा ली जाती थी। उसके अलावा जो रेक नामक कर के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की। रेक नामक कर जो दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है, एक तो जो रेक को वार्षिक आय माना जाता है, जो किसी जागीर की जो सालाना वार्षिक आय है उसे रेक कहा जाता है। उसके अलावा जो बात करते हैं एक सैनिक सेवा के अलावा जो सैनिक कर लिया जाता था शासकों के द्वारा अपने सामंतों से, उसे भी रेक कहा जाता था। तो आज उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं उत्तराधिकारी शुल्क की। उत्तराधिकारी शुल्क क्या होता है, शासकों के द्वारा किस तरीके से सामंतों से वसूल किया जाता था, इसकी दर कितनी होती थी, कितने पैसे जो इस शुल्क के रूप में जो उनके द्वारा लिए जाते थे, उन सभी के बारे में हम आज करेंगे चर्चा। जो बात की जाए तो उत्तराधिकारी शुल्क के बारे में साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं। पहले तो इसके उत्तराधिकारी शुल्क को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए उत्तराधिकारी शुल्क को ही हुक्मनामा कहा जाता है, इसी को ही पेशकश कहा जाता है, इसी को कैद खालसा कहा जाता है और इसी को ही तलवार बंदाई कर कहा जाता है और इसी को नजराना कहा जाता है। जो मध्यकालीन राजपूत काल के दौरान राजस्थान में जो विभिन्न तरह की लाग बाग थी उसी में ये शामिल थी, तलवार बंदाई कर। ठीक है, ये शासक तो लेते थे अपने सामंत से और सामंतों के द्वारा अपनी जो जनता होती थी, जागीर में रहने वाले लोग होते, उनसे भी कर वसूला जाता था। तो इसी के जो हमें नाम देखने को मिलते हैं उत्तराधिकारी शुल्क का ही हुक्मनामा, पेशकश, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना। उत्तराधिकारी शुल्क क्या होता था? उत्तराधिकारी शुल्क किसे देना होता था? जब किसी जागीर का कोई जागीरदार या सामंत जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी अगला क्या बनेगा, जागीरदार बनेगा, सामंत बनेगा, तो उसे ये शुल्क चुकाना होता था। अब इसके लिए जो दरें तय होती थी और विभिन्न रियासतों में विभिन्न दरें हमें देखने को मिलती। एक तरीके से तुम देखो तो ये जो उत्तराधिकारी शुल्क है, तो जो जागीर का पट्टा शासक के द्वारा जारी, राजा के द्वारा जारी किया जाता था, उस पट्टे का नवीनीकरण करवा लिया जाता था। यानी दोबारा से पहले तो उसके पिता के नाम पे था, अब जो ऐसे ही पुत्र जो अगला सामंत या जागीरदार बन रहा है तो उसके नाम पे जो क्या होगा, पट्टा जारी होगा। पट्टे में वार्षिक आय, रेक वगैरह सब लिखी हुई थी। अब इसकी दरें भी विभिन्न देखने को मिलती है। हमें बात की जाए तो अब जो क्या होता है, जैसे ही जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस जो उत्तराधिकारी शुल्क की शुरुआत कहते हैं कि जोधपुर के शासक जो मोटा राजा उदय सिंह है उनके द्वारा की गई थी। उनके द्वारा इस उत्तराधिकारी शुल्क को पेशकशी के नाम से, जो पहले ये किस नाम से जाना जाता था, पेशकशी के नाम से जाना जाता था, इनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब बात की जाए तो इसमें क्या होता था, जैसे ही जो सामंत है, सामंत की मृत्यु होगी, इसकी सूचना किसके पास, राजा के पास, शासक के पास पहुंचती। शासक के द्वारा क्या है, जो अपना एक दीवानी अधिकारी होता था, उस अधिकारी के नेतृत्व में क्या कर दिया जाता था, एक दल उसकी जो जागीर में भेज दिया जाता। जिस गांव का जो जागीरदार है, जिस क्षेत्र का वह जागीरदार है, सामंत है, उसके पास वो क्या करेंगे, एक अपना दल भेज देंगे दीवानी अधिकारी के नेतृत्व में। अब ये दल जाके वहाँ बैठ जाएगा। दल बैठ गया, बोले लाओ भाई क्या, बोले कैसे आए, बोले उत्तराधिकारी शुल्क दो। तो उत्तराधिकारी शुल्क जो सामंत बनेगा, अगला जागीरदार बनेगा, वो उनको चुकाएगा। ठीक है, और जब तक वो वहाँ से नहीं आएंगे, जब तक किसी के द्वारा या तो उसकी ज़मानत नहीं ले ली जाती है कि चलो भाई ठीक है पैसे हम दे देंगे, उसके अलावा या फिर जब तक शुल्क नहीं दे दिया जाता तब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं। अब जो वहाँ तक पड़े रहेंगे वहीं रहेंगे। वो तो अरे वो दल गया, लट्ठे तो उसके साथ में गए, तो उनका खर्चा पानी, खाने पीने का प्रबंध कौन करेगा, वही करेगा, जागीरदार है जो ही करेगा। ठीक है, अब उसमें ये भी प्रावधान था, अगर तुम पैसे, कोई जागीरदार असमर्थ होता पैसे देने में, तो वो क्या कर सकता था कि 1 साल तक के लिए अपनी जो जागीर को खालसा भूमि में सौंप सकता है। यानी खालसा जो राजा के सीधे नियंत्रण में रहती है उसे खालसा भूमि कहते हैं। जो शासक के सीधा नियंत्रण जिस पे रहता है, यानी कि
1 साल सौंप देगा और वहाँ से राजस्व वो एकत्रित करके वो पैसा कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या, जागीरदार की प्रतिष्ठा को धक्का, इज्जत चली जाती है उसकी, तो बोले इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता था कि अक्सर यही होता था कि जागीरदार के द्वारा ये शुल्क दे दिया जाता। अब बात आती पैसों की, पैसे कितने लेने बोले इससे, तो उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था कि जितनी तुम्हारी वार्षिक आय है, रेख, जितनी रेख वार्षिक आय है उतना तुम्हें उत्तराधिकारी शुल्क देना होगा। आगे जाकर हम देखेंगे इसकी दरें कम हो जाती है। कई रियासतों में जैसे जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क देने का प्रावधान भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ तो आय भी बहुत कम होती है। और उसके अलावा जो कई जगह रेक के बराबर दरें हैं, फिर ब्रिटिश काल के दौरान हम देखेंगे 3/4 दर जो वसूली जाएगी जो रेक की, यानी 1000 रुपये आय है तो 1000 रुपये साल के जो सालाना रेक यानी वार्षिक आय अनुमानित है। तो जैसे ही किसी सामंत की मृत्यु होगी, उसका बेटा अगला सामंत बना, तो उसको 1000 रुपये तो तुरंत देने पड़ेंगे। उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में किसको देगा, ये राजा को देगा, ठीक है। तो अब जैसे मूल तो देखा जाए उत्तराधिकारी शुल्क यही है कि नया पट्टा जागीर का जो पट्टे का नवीनीकरण करवाना है, ठीक है। नवीनीकरण यानी दोबारा से, पहले तो बाप के नाम था, अब बेटे के नाम क्या हो जाएगी, जागीर हो जाएगी, जागीर का पट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही जागीरदार के द्वारा जो उत्तराधिकारी शुल्क की रकम दे दी जाती थी, उत्तराधिकारी की जो पेशकशी की रकम अदा कर दी जाती थी, वैसे ही जो जागीरदार को नया पट्टा प्रदान कर दिया जाता, शासक के द्वारा अपनी सील लगा के जो थप्पा लगा के दे दिया जाता कि अब ये जागीर किसके नाम होगी, उसके बेटे के नाम हो गई। तो इस तरीके से जो ये, अब पट्टा क्या होता है, पट्टा मूल तो देखो, पट्टे का अर्थ अगर साधारण भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो जागीरदार को जागीर क्षेत्र से राजस्व वसूली का अधिकार सौंपना, यानी अगला जो जागीरदार बना है उसको जो जागीरी क्षेत्र उसका, यानी जिस एरिया का वह जागीरदार है, उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का अधिकार शासक के द्वारा किसे सौंप दिया जाता है, उसी जागीरदार को सौंप दिया जाता है। तो पट्टे, ये नवीनीकरण हो गया पट्टे का बाप के जो खत्म होते ही। अब जो बात की जाए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हमें देखने को मिलती है, भाई कितने पैसे हमें जो उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में लेने होंगे, ठीक है। महाराजा सूर सिंह के द्वारा जो पेशकशी की दर बोले, रेक के बराबर ही पैसे होने चाहिए। रेक जितनी रेक यानी वार्षिक आय, कल ही बात की थी हमने, पिछली क्लास का वीडियो भी देख लेना जिसमें वार्षिक अनुमानित आय हुई, उसके बराबर ही हम क्या लेंगे, जो उत्तराधिकारी शुल्क यानी पेशकशी की दर लेंगे। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी वार्षिक आय के बराबर उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता है। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर में जो वहाँ बहुत कम आय होती थी जागीरदारों की, तो वहाँ तो ये उत्तराधिकारी शुल्क लिया ही नहीं जाता था। उसके अलावा जो जयपुर में बात की जाए, जयपुर रियासत की अगर बात की जाए तो ये उत्तराधिकारी शुल्क को नजराने के रूप में लिया जाता था। अब दरों को लेकर जो इनके बीच में जो सामंतों और शासकों के मध्य, वैसे भी हम बात करते हैं, रेक को लेकर भी जो तनाव देखने को मिलता है। लेकिन 1869 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मध्यस्थता की गई और उनके द्वारा जो उत्तराधिकारी शुल्क की क्या कर दी गई, दर निश्चित की जाती है। अब दर क्या की जाती है उनके द्वारा, 3/4 यानी 3/4, यानी 1000 रुपये है वार्षिक आय, तो इसका 3/4 कितना हो जाता है, अरे 3/4 है इंटू 3/4 कर दो, इसको आ जाएगा अपने आप। 4 से यहाँ निकाल लो आप, 250 आ गए, 250 को 3 से गुना कर दो, 750 रुपये उसे देने होंगे, ठीक है, रेक के रूप में। तो ये रेट तय कर दी जाती है 1000 रुपये। तो 100 रुपये तो कितने देने पड़ेंगे, निकाल लेना तुम, मैथ्स तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो आती ही होगी, चौथाई का अर्थ तो समझते हो। तो इस तरीके से क्या कर दी जाती है, उनके द्वारा ये दरें निश्चित कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की उत्तराधिकारी शुल्क की। ये उत्तराधिकारी शुल्क क्या होता है, साधारण भाषा में इसे समझने का प्रयास करें। उत्तराधिकारी शुल्क के हमें कई जो दूसरे अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जिसको पेशकशी भी कह सकते हैं, हुक्मनामा भी कहा जाता है, नजराना भी कहा जाता है, तलवार बंदाई भी कहा जाता है, कैद खालसा भी कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ही किसी सामंत की मृत्यु हो जाती थी, उसके पश्चात उसके पुत्र से, यानी कि जो अगला सामंत बनने वाला होता था, उससे उत्तराधिकारी शुल्क शासक के द्वारा लिया जाता था। जैसे ही किसी सामंत की मृत्यु की सूचना राजा शासक के पास पहुंचती, उसके द्वारा एक जब्ती दल जो दीवानी अधिकारी के नेतृत्व में भेज दिया जाता था, और जब तक वहां से पैसे उसके द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क के नहीं दिए जाते थे, तब तक वह लोग वहीं रहते थे। और बात की जाए
तो उसमें उत्तराधिकारी शुल्क में जितने वसूल करने के लिए जो जब्ती दल के लोग जाते थे उनका खर्चा भी किसे उठाना पड़ता था, जागीरदार को। एज ए पट्टे का नवीनीकरण, यानी कि बाप की मृत्यु के पश्चात जो बेटे को पट्टे का अधिकार दिया जाता है तो उस नवीनीकरण का जो शुल्क लिया जाता है, अब ये पैसे भी तय कर दिए जाते हैं कि कितने पैसे लेने होंगे। बस साल में जितना तुम कमाते हो, तुम्हारी वार्षिक आय, उतने पैसे तुम्हें उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में देने होंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, ये रियायत दी जाती थी कि अगर कोई सामंत जागीरदार असमर्थ है तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि जो अपनी 1 साल के लिए अपनी जागीर को किसे सौंप देगा, खालसा भूमि में शामिल कर देगा। खालसा यानी जो राजा के नहीं था उसको सौंप दो, 1 साल में वो पैसे वहाँ से कमा लेंगे, उसके पश्चात तुम्हें वापस सौंप देंगे। तो इससे क्या, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए ज़्यादातर जो जागीरदारों के द्वारा ये शुल्क चुका दिया जाता था। तो ये सालाना, अब विभिन्न रियासतों में बात करें तो इस शुल्क की दरें अलग अलग हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो बीकानेर में अलग है, जैसलमेर में अलग है, जयपुर में अलग तरीके से ये दरें जो तय की जाती है। इसमें कि इसकी शुरुआत कहते हैं कि सबसे पहले जोधपुर के जो राजा, मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा की जाती है। तो ये एजे क्या होता है, साधारण भाषा में आप समझने का प्रयास करें कि जब किसी जागीरदार की मृत्यु हो जाती तो अगला जागीरदार उसका पुत्र बनता था, ठीक है। उस पुत्र से ये रकम वसूल किसके द्वारा, शासक के द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में की जाती। और सामंतों के द्वारा अपनी प्रजा पे ये कर लगा दिया जाता। तुम देखते हो आगे जाके पढ़ोगे, तलवार बंदाई कर नामक कर जो 1857 की क्रांति या उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम है, उनमें जो ये मुख्य भूमिका निभाएंगे, ठीक है। इन्हीं कारणों से जनता लाग बाग से परेशान हो जाती। तो इस तरीके से जो क्या है, उत्तराधिकारी शुल्क शासकों के द्वारा अपने सामंतों से, जागीरदारों से वसूला जाता था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन में जो किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा या उत्सुकता, उससे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगला पढ़ेंगे हम जो अगली क्लास में। और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।